अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर फ्रेम है। ओके, एक स्क्वायर फ्रेम है, उस स्क्वायर फ्रेम को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है कि इसका जो एरिया वेक्टर है, ये आपका स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर जो है, इसका एरिया वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना है, और ये है इसका एरिया वेक्टर, तो इसको हम लिख लेते हैं ए वेक्टर विच इज एरिया वेक्टर, और ये क्या है आपका स्क्वायर। ओके, इस स्क्वायर का साइड कितना है, साइड भी हमें दिया हुआ है, साइड दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर का साइड है 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा, कैलकुलेट द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कैलकुलेट करना है आपको, इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर फ्रेम को इस तरह से रखा हुआ है कि उसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इस तरह से है, उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो, 60 डिग्री का एंगल हो। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलने वाला है बताएं, ठीक है बताते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं फाई विच इज फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है बोलिए, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर विच इज एरिया वेक्टर, डेल एस को मैं चाहे तो एरिया वेक्टर भी लिख सकता हूँ। ओके, ध्यान से देखें, जो ये फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल एस लिखा है हमने, आप इस डेल एस वेक्टर की जगह डेल ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपका एरिया दिया हुआ है तो उसको ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, सिंबल है अलग अलग, इसका मतलब ये होता है कि एरिया लिखना है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, इन दोनों के बीच में अगर एंगल हो तो इसको एंगल फॉर्म में लिख लेते हैं, ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। ओके, वैल्यूज रख दें सबकी, ई कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बोले, स्क्वायर का एरिया लिखा जाता है साइड इंटू साइड, साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 एरिया 10 इंटू 10, ये तो सेंटीमीटर में हुआ आपका। ओके, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दो बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का डिवाइड लगाएंगे। ओके, ध्यान से दें, यहाँ पर एरिया लिखा है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम तो सारी यूनिट मीटर में यूज़ करते हैं, एसआई में यूज़ करते हैं, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 100 का डिवाइड लगा देते हैं। इसी तरह से इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलने के लिए 100 का क्या लगा देते हैं, डिवाइड, तो ये मीटर में हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1/2, 2 से 2 काट दें तो ये बचेगा 10, देख लें कितना हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, कितना बचा 1/10, 1/10 मीन्स 0.1 यूनिट बोले फ्लक्स की, तो मैं लिख लेता हूँ वोल्ट मीटर। ओके, आप न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, वोल्ट मीटर लिखें वो भी सही है। तो इस तरह से हमने इस स्क्वायर फ्रेम के कारण फ्लक्स निकाला। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 हमें दिया हुआ है, एक डिस्क है। ओके, ये डिस्क है आपका, डिस्क को कैसे रखा हुआ है, डिस्क को ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, ताकि इसका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में हो, इस तरह से इस डिस्क को रखा हुआ है। इस डिस्क का जो रेडियस है, ये रेडियस मान लेते हैं, इस रेडियस से 30 डिग्री के एंगल पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस रेडियस से कितने डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसी प्लेन के अंदर है, जिस प्लेन के अंदर ये आपका डिस्क रखा हुआ है उसी प्लेन के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिया है। ओके, ये हमारा प्लेन है, अगर ये आपकी टेबल है, टेबल ऐसी है, टेबल के ऊपर डिस्क रखा हुआ है, डिस्क के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अगर आपका देखें यहाँ पर, ये डिस्क इसका रेडियस ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस से कुछ एंगल बना रही 30 डिग्री का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस डिस्क के प्लेन में ही होगी, डिस्क का प्लेन ये और इस प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब आपको बताना है कितना फ्लक्स निकलेगा, कैलकुलेट द फ्लक्स, फ्लक्स कैलकुलेशन करना है आपको। बताइए कितना फ्लक्स निकलेगा, फाई ई लिखते हैं, फाई फॉर्मूला कितना होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको ओपन करेंगे तो कितना होगा,
ई ए कॉस थीटा, बोले थीटा एंगल कितना है दोनों के बीच में, एंगल किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उसी प्लेन में है, जिस प्लेन में आपका डिस्क रखा है उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी प्लेन में है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है आपका। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लिखा जाता है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। आपको इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये उसी तरह से था जैसे वाटर फ्लो में थर्ड पोजीशन में हमने रिंग रखा था, क्योंकि अगर आपका रिंग ऐसा रखा हुआ डिस्क और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई सा भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है, इसको छेद कर जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल इसको स्किम करके जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसके कारण तो फ्लक्स 0 होगा, तो कोई फ्लक्स इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल देखते हैं थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर ओपन सरफेस होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है। सिलेंडर एक ओपन सरफेस है, ओके, सिलेंडर को हम क्लोज्ड सरफेस नहीं मानते हैं, सिलेंडर एक ओपन सरफेस है। क्यों ओपन सरफेस है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से खुला होता है सिलेंडर, बट अगर किसी तरह से इस पार्ट को और इस पार्ट को क्लोज कर दिया जाए तो ये कैसा बन जाएगा, क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा। ओके, तो हमने एक यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है और सिलेंडर के साथ में उन्होंने क्या कहा कि सिलेंडर का जो एक्सिस है, ये आपका सिलेंडर का एक्सिस, इस एक्सिस की डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ। तो यहां पर दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्सिस के पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि इस सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स बताना है कितना फ्लक्स इससे निकलेगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को, तो इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले देखें, फ्लक्स निकालने के लिए आपको सरफेस लेना पड़ती है, तो यहाँ पर कितनी सरफेस हैं, इस सिलेंडर को आप 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट, देखिए यहाँ पर सिलेंडर को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट लेफ्ट एरिया, ये वाला एरिया देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया, ओके, लेफ्ट एरिया। एक देखें आप राइट एरिया, ये वाला एरिया, राइट एरिया, राइट सर्कुलर पार्ट। और तीसरा जो पार्ट है वो है कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट कौन सा पार्ट, मतलब ये जो आसपास का कर्व लिए हुए है, ये सिलेंडर आसपास से इस तरह से गोल होगा आपका, तो ये जो कर्व पार्ट है, ये कर्व पार्ट, तो आपका जो सिलेंडर है 3 सरफेस से मिलकर बना है, क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो लेफ्ट एरिया, राइट एरिया और एक कर्व्ड पार्ट। अगर आप इसको सिलेंडर मारे मार्कर को, तो ये लेफ्ट एरिया, ये राइट एरिया और इसका ये कर्व लिए हुए पार्ट, ओके, ये कर्व लिए हुए पार्ट, तो 3 सरफेस होगी। हर सरफेस के कारण आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा और फिर आप टोटल जोड़ देंगे तो नेट फ्लक्स मिल जाएगा आपको। तो निकालते पहले लेफ्ट के कारण फ्लक्स φ1, राइट के कारण फ्लक्स φ2 और कर्व्ड के कारण फ्लक्स φ3, और सबको क्या कर देंगे फिर जोड़ देंगे, तो आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा φe। सिंपल सा है ना, फ्लक्स स्केलर होता है तो जोड़ना घटाना आसान होता है, इसमें आपको कंपोनेंट का डायरेक्ट याद नहीं रखना पड़ता। लेफ्ट सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो जब भी आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, यही यूज करेंगे, φe = E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल होगा तो उसको EA cos थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे हम। φ1, इस सरफेस के कारण सबसे पहले आपको ये जो सरफेस है इसके ऊपर आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, क्योंकि आपने अगर इस सरफेस का एरिया भी A है और इस सरफेस का एरिया भी कितना है A, दोनों सरफेस का एरिया A है, ओके। तो ये जो लेफ्ट सरफेस है आपका, ये लेफ्ट सरफेस इस तरह से, बताइए इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ली जाती है। कैसे ली जाती है, आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, बट ये क्लोज्ड सरफेस है इसलिए हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेंगे, ये लेंगे। तो आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ये,
एरिया वेक्टर, और ए क्या है इसका एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ध्यान से देखें दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो फ्लक्स कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, देखें वापस से इसको लिखेंगे आप ई ए कॉस थीटा, थीटा मतलब कोस 180 डिग्री, कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो माइनस ई ए कितना हो जाएगा माइनस ई ए, तो इससे फ्लक्स निकलेगा माइनस ई ए। आई होप आपको समझ में आया होगा माइनस क्यों लिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा नॉर्मल, उस सरफेस के तो परपेंडिकुलर लिया जाता है मगर आउटवर्ड लिया जाता है, इनवर्ड नहीं लेंगे, उस सरफेस के अंदर नहीं लेंगे, सरफेस के बाहर लेंगे। अब राइट पार्ट देखते हैं, इस पे आइए, इसका एरिया भी ए है, दोनों का एरिया बराबर होगा एरिया। इसके ऊपर भी हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। बताइए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो ये हो सकती है या फिर ये, मगर कौन सी डायरेक्शन हम लेंगे, क्लोज्ड सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन ली जाती है एरिया वेक्टर के लिए, तो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर। तो आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो इसी डायरेक्शन में ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 0 डिग्री, 0 डिग्री रख लें, कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगा, तो प्लस ई ए एज इट इज आ जाएगा, तो फ्लक्स कितना निकलेगा ई ए प्लस ई ए। बताएं कर्व्ड सरफेस के कारण कितना फ्लक्स निकलने वाला है, कर्व्ड सरफेस। तो देखें इसका कर्व्ड सरफेस कैसे है, ये है आपका कर्व्ड सरफेस, ये आसपास का कर्व्ड सरफेस। अगर इस कर्व्ड सरफेस पे ध्यान से देखें, कर्व्ड सरफेस छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें, क्या ले लें एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट लिया, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर, इसके ऊपर अगर एरिया वेक्टर डालेंगे, ये अगर आपका इस तरह से है, देखें इसको इस तरह से देख लें, ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट, इस कर्व्ड पार्ट के ऊपर छोटा सा एरिया एलिमेंट लें, तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ डी ए वेक्टर। अगर मैंने छोटा सा एरिया लिया, इस एरिया का नाम देता हूं डी ए, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ डी ए वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एक पॉइंट पर नहीं, सारे पॉइंट पर ही ऐसा होगा, ध्यान से देखें इसको देखें यहां पर, अगर ये आपका सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के ऊपर हर पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर लेना है आपको, इस पॉइंट पर अगर आप एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये, तो वापस एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आप इस पॉइंट पर डिफाइन करते हैं तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा, ओके, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो वापस कितना होगा 90 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पर, कर्व्ड सरफेस में कितनी पॉइंट पर चल जाएं तो हमेशा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन माने। तो इस तरह से हमने देखा कि कर्व्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा एंगल कितना बनने वाला 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा मतलब कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो कर्व्ड पार्ट के कारण फ्लक्स कितना होगा 0। याद रखें 0 कब होगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90, तो फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि कोई भी फ्लक्स इस सरफेस से होकर नहीं जाएगा, कर्व्ड सरफेस से। ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, पर क्योंकि हम जो फ्लक्स बोलते हैं वो नॉर्मली निकलना चाहिए, किसी सरफेस से नॉर्मली छेद कर निकलना चाहिए। अगर आपका सरफेस ऐसा है तो कोई फ्लक्स निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं। तो टोटल फ्लक्स देखें, टोटल फ्लक्स कितना माइनस ये प्लस ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके कितना दे देंगे 0, और 0 कितना हो गया 0। इसका मतलब हम बोलेंगे इस सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स निकलता है 0। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, जो पार्ट इसमें यूज़ किए, एंगल तीनों यूज़ कर लिए, देखें 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री, किस तरह से हमने फ्लक्स निकाला और फ्लक्स की कैलकुलेशन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई कर रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 12th फिजिक्स में। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर। क्या कहा है स्टूडेंट्स इन्होंने कि एक चार्ज Q को हमने एक स्फेयर के सेंटर पे रखा है। तो ध्यान से देखें, ये आपका स्फेयर है, इस स्फेयर के सेंटर में एक चार्ज Q, मतलब कौन सा, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इस स्फेयर से
इस स्फेयर से कितना फ्लक्स निकलने वाला है। ओके, इस स्फेयर के सरफेस से कितना फ्लक्स निकलने वाला है। तो ये स्फेयर कैसा होगा, ये स्फेयर पूरी तरह से गोल है। इस स्फेयर का जो सरफेस है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्फेयर का सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर इज व्हाट, आर इज रेडियस, इसका रेडियस है। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो सरफेस है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा बाहर की तरफ, क्योंकि ध्यान से देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे रेडियली आउटवर्ड निकलेगी बाहर की तरफ। तो हमें बताना है कितना फ्लक्स, हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस ऑफ स्फेयर। ओके, तो सबसे पहले हम फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूरत है। फाई ई विच इज़ अ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर, जो भी चाहे लिख लें। डी एस वेक्टर इज एरिया एलिमेंट, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। ओके, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम आपको बताएंगे कि हाउ टू यूज़ दिस फॉर्मूला। ओके, फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले क्या करें, आप एक छोटा सा सरफेस एरिया एलिमेंट लें, क्योंकि डीएस वेक्टर आपको छोटा सा एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस एरिया एलिमेंट के कारण फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर सारे फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो आइए करते हैं, हम इसके सरफेस पर, कहाँ पर, इसके सरफेस पर एक एरिया एलिमेंट लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, ठीक है। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है ds। ओके, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया हमने। ये एरिया एलिमेंट कहाँ है, ये पास में नहीं, ये सरफेस, इसका सरफेस ऐसे होगा तो इस सरफेस पे बाहर की तरफ, ओके, सरफेस पर हमने छोटा सा एरिया लिया है। इस एरिया के ऊपर क्या करेंगे, उस एरिया की डायरेक्शन बताएंगे। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर होगा इधर, तो ये है ds वेक्टर। ओके, तो इस एरिया का डायरेक्शन है ds वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल। आपको मालूम है कोई भी क्लोज्ड सरफेस होता है तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल लिखा जाता है, इनवर्ड नहीं लिखेंगे। आउटवर्ड नॉर्मल इज अ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। ओके, अब प्लस q के कारण इस छोटे से एरिया एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो प्लस q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही बाहर की तरफ होती है ना। हमने आपको बताया था कोई अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा, इसको इससे मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, मतलब एरिया हो गया, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज 0 डिग्री। ओके, ये सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन है r, क्योंकि r इसका रेडियस है और हमने सरफेस पर छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है। तो एरिया एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट जो दूरी हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा, वो r हो जाएगा। तो हम प्लस q चार्ज के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो कितना लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज एट r सेपरेशन। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का फॉर्मूला था 1/4πε0, एयर में रखा हुआ है चार्ज q डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाल ली। बस अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और e की वैल्यू भी रखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, फाई e, अच्छा एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या मैंने यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट लिया, क्या ऐसा कैसा एरिया एलिमेंट अगर दूसरी जगह लूँगा तो भी एंगल 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा जितना इस पॉइंट पर है। हाँ बिल्कुल, क्यों, अगर आप यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ये एलिमेंट लेते हैं, तो इस एलिमेंट की भी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, r, क्योंकि ये जो एरिया एलिमेंट है ये सरफेस पर लिया जा रहा है। सरफेस के किसी भी पॉइंट की सेंटर से दूरी कितनी होगी, रेडियस के बराबर होगी, और इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल लिखा जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। इसका मतलब इस स्फेयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आप अगर एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो उस एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होने वाला है। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए आप उसके ऊपर, और एंगल कितना होने वाला है, 0।
और हर पॉइंट की जो दूरी होगी वो आर ही होगी, तो हर पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा इतना ही आने वाला है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया एलिमेंट में है ये, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया एलिमेंट में भी है ये, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। पहले हम सोल्व करते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, बोले थीटा कितना है, किसी भी पॉइंट पर एरिया एलिमेंट लेंगे तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, हटा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है सरफेस पर, हाँ, क्योंकि हर पॉइंट पर इतनी ही वैल्यू आ रही है, तो ई कांस्टेंट होगा, ई को बाहर निकाल देंगे, ये बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डीएस का। इसका मतलब, और इस सरफेस को आपने इन्फानाइटेसिमली बहुत छोटे छोटे ऐसे एरिया एलिमेंट में बांटा था, क्या सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा सर्कल, ये जो स्फेयर का सरफेस नहीं बन जाएगा। ऐसे छोटे छोटे डीएस 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 को जोड़ा जाए तो आप पाएंगे कि आपको एक स्फेयर का सरफेस मिलेगा पूरा, और स्फेयर के सरफेस का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीएस डीएस जोड़कर आप क्या निकाल लेंगे, ई, सारे डीएस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, विच इज व्हाट, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है इसका रेडियस है। तो सारे डीएस जोड़ने पर छोटे छोटे एरिया जोड़ेंगे तो पूरा स्फेयर का सरफेस एरिया मिलेगा विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज क्यू बाय आर स्क्वायर, इंटू में कितना चल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या कैंसिल आउट 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर, तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू जो चार्ज अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 विच इज कांस्टेंट। ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है स्टूडेंट्स। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है वो उसके अंदर रखे हुए चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। ये जो फॉर्मूला निकला है स्टूडेंट्स, क्या इस फॉर्मूले में जो फ्लक्स है ये रेडियस आर के ऊपर डिपेंड करता है? क्या यहाँ पर कोई आर की टर्म आई? नहीं है। इसका मतलब फ्लक्स आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप छोटा सर्कल लेते, अगर आप छोटा सा सर्कल लेते ना तो भी उतना ही फ्लक्स निकलता जितना इससे निकल रहा है, क्योंकि रेडियस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। रेडियस कम हो ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आर की कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब मैं छोटा सर्कल लूँ, ज़रूरी है कि उसके अंदर चार्ज होना चाहिए। बड़ा सर्कल लूँ या बहुत बड़ा सर्कल लूँ, जितना फ्लक्स इस सरफेस से, इस छोटे से स्फेयर से निकल रहा है, उतना ही फ्लक्स इससे भी निकलेगा और उतना ही फ्लक्स इससे भी निकलेगा। क्योंकि फ्लक्स है क्या, फ्लक्स को समझे अच्छे से। फ्लक्स ये है, बताता है, फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। किसी सरफेस से नॉर्मली कितनी लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर मान लें कि इस क्यू से 100 लाइंस निकल रही, कितनी लाइन निकल रही 100, तो इस छोटे से स्फेयर से भी 100 लाइन निकलेगी और उतनी ही लाइन इस स्फेयर से भी निकलेगी और उतनी ही लाइन इस स्फेयर से भी निकलेगी। आ रहा है समझ में आपको? तो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका और आगे देखें इसको ध्यान से। अगर ये जो चार्ज रखा है आपने, ये इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि कैसा सरफेस बनाया आपने। जरूरी नहीं कि सरफेस आपका कैसा हो, स्फेरिकल सरफेस हो। जैसे यहाँ पर स्फेयर बनाया था, क्योंकि तो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो जरूरी नहीं कि आप स्फेयर ही बनाएं। जितना फ्लक्स इस स्फेयर से निकलेगा उतना ही फ्लक्स इस सरफेस, मान लेते सरफेस को बोल देते S1, इस 1 से भी निकलेगा, उतना ही फ्लक्स इस सरफेस S2 से भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या बताता है? फ्लक्स ये बताता है कि कितनी रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर मान ले Q से 100 लाइंस निकल रही है तो अंदर वाले स्फेयर के कारण भी 100 लाइन निकलेगी, उतने ही लाइन S1 से निकलेगी, उतनी ही लाइन S2 से भी निकलेगी। तो ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता कि ज्योमेट्री क्या है, कैसा शेप बनाया आपने, कैसा सरफेस लिया है। और ये जो सरफेस बना रहे हैं ना, इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस।
क्या कहते हैं इसे? गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस को बनाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे ध्यान से स्टूडेंट्स। हमने एक एग्जांपल की हेल्प से ये प्रूफ करा कि जो किसी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स निकलता है वो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस जो सरफेस बनाया है उस सरफेस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कैसा बनाया है, स्फेरिकल बनाया, ट्रायंगुलर बनाया, कैसा बनाया, कोनिकल बनाया, सिलेंड्रिकल बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चार्ज कौन सा होना चाहिए? ये चार्ज होना चाहिए अंदर वाला। किसके अंदर वाला? उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर वाला चार्ज होना चाहिए। और इस जो रिजल्ट निकाला है, इस रिजल्ट को कहा जाता है स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम। क्या कहा जाता है? गॉस थ्योरम, विच इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या करता है स्टूडेंट्स? गॉस थ्योरम किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को उसके अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 से रिलेशन बताता है। फ्लक्स और चार्ज का रिलेशन बताता है और इसको हम एक अच्छे फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आप। अब इसे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये एग्जाम्पल कराना, तो हमारा एग्जाम्पल कराने का उद्देश्य केवल आपको गॉस थ्योरम के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, किस तरह से गॉस थ्योरम डिफाइन होता है। तो देखिए ध्यान से, गॉस थ्योरम को थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं। जनरल फॉर्म में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोई भी आपका क्लोज्ड सरफेस है, सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि कैसा सरफेस लो, स्फेरिकल लो, उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा है आपने, क्यों? तो उससे निकलने वाला जितना फ्लक्स होता है, फाई ई जितना फ्लक्स होता है, वो उसके अंदर वाले चार्ज, इन मतलब अंदर वाला चार्ज। किसके अंदर वाला चार्ज? इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर वाला चार्ज। और इस क्लोज्ड सरफेस का एक और नाम क्या रखा हमने? गॉसियन सरफेस। क्या नाम रखा? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इसको हम कहते हैं गॉस थ्योरम। और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है फाई ई। किसी क्लोज्ड सरफेस के कारण फ्लक्स कितना निकलता है स्टूडेंट्स? ये फाई की वैल्यू होती है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन विच इज इनक्लोज्ड चार्ज या अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज रिमार्केबल रिजल्ट इन फिजिक्स। दिस इज नोन एज गॉस थ्योरम। इसे क्या कहा जाता है? गॉस थ्योरम कहा जाता है। चाहे ये स्टेटमेंट यूज़ करें, ये स्टेटमेंट यूज़ करें, दोनों सिमिलर हैं। ये केवल फ्लक्स को उसके अंदर वाले चार्ज से रिलेट करता है। ओके, तो इस तरह से हम फ्लक्स और चार्ज को रिलेट कर पाते हैं और इसे गॉस थ्योरम कहा जाता है। जिस सरफेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसे गॉसियन सरफेस कहा जाता है। और इस सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। चार्ज जो लिखा जाता है वो अंदर वाला चार्ज लिखा जाता है, बाहर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन 0 होता है। बाहर वाले चार्ज के कारण कोई फ्लक्स नहीं होता, केवल चार्ज अंदर वाला लिया जाता है जो सरफेस के अंदर वाला हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, जनरल प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग ऑफ सॉलिड एंगल।